हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज इस वीडियो लेक्चर में बेसिकली हम सेक्शन 161 सबसेक्शन 1 का रिवीजन करेंगे। सेक्शन 161 सबसेक्शन 1 किसकी बात करता है? दैट इज अपॉइंटमेंट ऑफ एन एडिशनल डायरेक्टर। ठीक है, ये हमारा 161 सबसेक्शन 1 है। ये बेसिकली बेयर एक्ट की लैंग्वेज है। ठीक है, और ये मैंने कुछ इसको जिन जिन पर्टिकुलर टॉपिक्स के बारे में इस सेक्शन के अंदर बताया गया है उसके बारे में हम बात करेंगे। पहला, एप्लीकेबिलिटी क्या है, अथॉरिटी किसके पास है, अपॉइंटमेंट कैसे करेंगे, नीड एडिशनल डायरेक्टर की हमें जरूरत क्यों पड़ी, एलिजिबिलिटी क्या है, टेन्योर क्या रहेगा एडिशनल डायरेक्टर का, एंड इक्विवेलेंट टू अदर डायरेक्टर। बेसिकली ये सारी चीजों की बात करेंगे। प्लस टेन्योर की जब हम बात करेंगे तो हम इसका कंपैरिजन एलओडीआर रेगुलेशन के साथ भी करेंगे। अब सेक्शन 161 सेक्शन 1 क्या कहता है? द आर्टिकल्स ऑफ अ कंपनी मे कन्फर ऑन इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द पावर टू अपॉइंट any person other than a person who fails to get appointed as a director in a general meeting as an additional director। तो अगर मैं बात करूं द आर्टिकल्स ऑफ आ कंपनी, ये सेक्शन एक्सप्रेसली नहीं बताता कि ये पब्लिक के ऊपर है या प्राइवेट के ऊपर है। तो मैं मान के चलूंगा आ कंपनी को हम कैसे पढ़ेंगे कि ये पब्लिक कंपनी के भी ऊपर एप्लीकेबल है एज वेल एज प्राइवेट कंपनी के ऊपर भी एप्लीकेबल है। क्योंकि यहाँ ऐसा तो नहीं लिखा हुआ द आर्टिकल्स ऑफ अ पब्लिक कंपनी, आर्टिकल्स ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। तो हम आ कंपनी को कैसे रीड करेंगे? पब्लिक कंपनी भी रीड करेंगे और प्राइवेट कंपनी की तरह से भी रीड करेंगे। तो आर्टिकल्स ऑफ आ कंपनी मे कन्फर ऑन इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द पावर टू अपॉइंट एनी पर्सन। यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पावर कहां से आ रही है? आर्टिकल से आ रही है। यानी कि आर्टिकल में बेसिकली मेरा क्लॉज होना चाहिए कि मैं एडिशनल डायरेक्टर बोर्ड पे लेके आ सकता हूं। पावर से रिलेटेड ही कुछ नॉर्मल बातें हम पहले करते हैं कि पावर ये कहां से कैसे ड्राइव हो रही है और अदर सेक्शन क्या बोलते हैं इस पावर को लेकर। बेसिकली पावर टू अपॉइंट अ डायरेक्टर, पावर टू अपॉइंट अ डायरेक्टर। मैं यहाँ कंपनीज एक्ट की बात कर रहा हूँ। पावर टू अपॉइंट अ डायरेक्टर किसके पास है? तो स्पेशल पावर जो है वो शेयर होल्डर्स के पास है इन जनरल मीटिंग। यानी शेयर होल्डर बेसिकली जनरल मीटिंग में ये पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं कि वो किसी भी डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं। कहाँ किस सेक्शन में लिखी है बात? सेक्शन 152 सबसेक्शन 2 में। और इसकी ही एक एक्सेप्शन, मैं बोलूंगा एक्सेप्शन ही है, सेक्शन 161 सबसेक्शन 1, जो बात करता है पावर टू अपॉइंट एन एडिशनल डायरेक्टर। ये पावर किसके पास है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास है। और ये पावर आई कहां से है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को आर्टिकल से ये पावर मिल रही है। यानी कि आर्टिकल में मेरे बेसिकली क्लॉज होना चाहिए कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो एक एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं। अब ये जो वाली बात है ये लिखी कहां पर है? तो इसके लिए हम बेसिकली सेक्शन 152 सबसेक्शन 2 का रेफरेंस लेंगे। तो 152 सबसेक्शन 2 बेसिकली कहता क्या है? 152 सबसेक्शन 2 कहता है सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट, यानी कि कंपनीज एक्ट 2013, एवरी डायरेक्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द कंपनी इन द जनरल मीटिंग। तो ये जो सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट है इसको हम बोलते हैं दैट इज सेविंग क्लॉज। और इस सेव एज को हम पढ़ते हैं एक्सेप्ट। यानी कि सेक्शन 152 सबसेक्शन 2 जो है वो एक्सेप्शन क्रिएट कर रहा है कि एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट। यानी कि अगर दूसरे किसी प्रोविजन में, एक्ट के अंदर दूसरे किसी प्रोविजन में लिखा है वो तो वो वहां लिखा है, ठीक है।
पर एवरी डायरेक्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग, यानी कि जनरल प्रोविजन क्या है, शेयर होल्डर्स के हाथ में पावर है कि वो बेसिकली डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं जनरली में, एक्सेप्ट है इसको छोड़कर कि एक्ट में जो लिखा हुआ है। अब एक्ट में कहीं और क्या लिखा हुआ है, वो है सेक्शन 161 हमारे हाथ में, सेक्शन 161 सब सेक्शन 1, वो बोलता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो बेसिकली अपॉइंट कर सकते हैं एक एडिशनल डायरेक्टर। वो पावर कहां से ड्राइव हो रही है, अगेन वही आर्टिकल से ड्राइव हो रही है। अच्छा सर, आर्टिकल्स में बेसिकली अगर मैं मानूं, आर्टिकल्स में मेरे सेकंड बात जो आती है, आर्टिकल्स में मेरे कोई प्रोविजन ही नहीं है टू अपॉइंट एन एडिशनल डायरेक्टर बाय बीओडी। तो इस केस में हम आर्टिकल्स को ऑल्टर करेंगे। अगेन हमें ऑल्टरेशन के लिए कौन सा सेक्शन, सेक्शन नंबर 14, ठीक है। बाय डिफॉल्ट एक बात और मैं बता देता हूं कि बाय डिफॉल्ट आर्टिकल्स में अगर कंपनी मॉडल आर्टिकल अडॉप्ट करती है जो कि टेबल एफ में दिए गए हैं, तो टेबल एफ की रेगुलेशन नंबर 66 है जो बाय डिफॉल्ट बोलती है क्या, कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। तो हमने रेगुलेशन नंबर 66 भी देख लेते हैं, बोलता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 149 कंपनी टू हैव अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, द बोर्ड shall have a power at any time and from time to time to appoint a person as an additional director। यानी कि तो रेगुलेशन नंबर 66 ऑफ टेबल एफ ऑफ शेड्यूल 1 जो है बेसिकली वो मुझे पावर देती है कि कंपनी में बेसिकली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। अच्छा, क्या ये एडिशनल डायरेक्टर जो है वो बेसिकली मैक्सिमम स्ट्रेंथ में आते हैं, यानी कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो एक्ट के अंदर वो 15 है। अगर मुझे 15 की लिमिट क्रॉस करनी है, जंप करनी है, तो मुझे अगेन एसआर पास करना पड़ेगा। तो जो मैक्सिमम लिमिट है उसमें ये एडिशनल डायरेक्टर आता है। यानी कि अगर कंपनी में एग्जिस्टिंग डायरेक्टर 15 है और मुझे अब एक एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करना है, तो स्ट्रेंथ कितनी होगी, टोटल स्ट्रेंथ कितनी होगी, 16 होगी। तो एक्ट क्या बोलता है, 149 ही बोलता है, सेक्शन 149 क्या बोलता है कि मुझे ऐसा पास करना पड़ेगा। तो यस, मुझे स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और मैं एक एडिशनल डायरेक्टर अपने बोर्ड पे लेके आ सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, अपॉइंट कैसे करेंगे, तो ये सेक्शन 161 सबसेक्शन 1 है, तो बेसिकली वो इसके ऊपर साइलेंट है, ना तो इसमें एक्सप्लिसिटली ये लिखा हुआ है कि बोर्ड मीटिंग में ही अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या इसको ऐसे रीड करेंगे कि अपॉइंटमेंट कैसे होगा, इन द बोर्ड मीटिंग और थ्रू आरबीसी, यानी कि या तो मैं बोर्ड मीटिंग में रिजोल्यूशन पास करके बोर्ड ऑफ एडिशनल डायरेक्टर को बोर्ड पे लेके आ सकता हूँ, या रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन सेक्शन 175 से भी मैं रिजोल्यूशन पास करके उसको अपने बोर्ड पे लेके आ सकता हूँ। अब मेन क्वेश्चन आता है कि हमें एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करने की जरूरत ही क्यों पड़ी, एडिशनल डायरेक्टर का प्रोविजन है ही क्यों। तो बेसिकली इसका अगर मैं बात करूं तो इसमें लिखा हुआ है व्हेन द, लिखा तो नहीं हुआ है पर इसकी इंटेंशन ऑफ द लॉ मेकर यही है, व्हेन द बोर्ड फील द नीड टू बोस्टर द स्ट्रेंथ, यानी कि एग्जिस्टिंग बोर्ड को सपोर्ट करने के लिए हम किसी एक एडिशनल डायरेक्टर को लेके आ सकते हैं। मे बी वो उसकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की वजह से ले सकते हैं, या किस कोई इंडस्ट्री का कोई एक्सपर्टीज है, तो बेसिकली टू सपोर्ट द एग्जिस्टिंग बोर्ड लेके हम आ सकते हैं। ये एक रिक्वायरमेंट हो गई। दूसरी रिक्वायरमेंट की अगर मैं बात करूं, दूसरी रिक्वायरमेंट इसकी क्यों हमें जरूरत पड़ सकती है एडिशनल डायरेक्टर की, अगेन हम थोड़ा सा 149 का रेफरेंस लेते हैं। सेक्शन 149 सब सेक्शन 6 हमारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में बात करता है। अगर इस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के ऑफिस में कोई वैकेंसी आ जाती है मान, तो हमें एज पर दी सेक्शन 149 वो बेसिकली 3 मंथ में फिल करनी पड़ती है। अब इट माइट नॉट बी पॉसिबल कि कंपनी
विद इन 3 मंथ्स में जनरल मीटिंग करा ले, कॉल कर ले, और एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को लेकर आए, तो फिर हम क्या करते हैं कि एक एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं इंडिपेंडेंट कैटेगरी का, और उसको बोर्ड पे लेके आ जाते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा, कैजुअल वैकेंसी जो ऑफिस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के केस में आई है वो भी फिल हो जाएगी। ठीक है, और जब अपकमिंग एजीएम आएगी उसमें हम बेसिकली उसका अप्रूवल ले लेंगे, तो वो एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंटिन्यू कर सकता है बोर्ड के ऊपर। तो अगेन नीड क्यों पड़ी, वही टू बेसिकली टू सपोर्ट द एग्जिस्टिंग बोर्ड, सपोर्ट करने के लिए। दूसरा, कैजुअल वैकेंसी अगर आ गई है तो बेसिकली अगर नॉर्मल भी कैजुअल वैकेंसी आई है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की भी कैजुअल वैकेंसी नहीं है, तो 161 सबसेक्शन 4 में कैजुअल वैकेंसी फिल ना करके हम एक एडिशनल डायरेक्टर भी बोर्ड के ऊपर लेके आ सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं होता। और हमने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की भी यहाँ पे बात कर ली, कैसे हम इंडिपेंडेंट एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं इंडिपेंडेंट कैटेगरी का, और उसको कंटिन्यू करा सकते हैं विद अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर अपकमिंग एजीएम में अप्रूवल लेके। अब एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। नेक्स्ट एलिजिबिलिटी का पॉइंट है, थोड़ा ये इंपॉर्टेंट भी है। एनी पर्सन अदर देन अ पर्सन हु फेल्स टू गेट अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इन अ जनरल मीटिंग, यानी कि ये सिंपल प्रोविजन क्यों ऐड हुआ है, ये बेसिकली प्रोविजन बाद में ऐड हुआ है, पहले 161 में नहीं था, सबसेक्शन 1 में नहीं था, बाद में ये ऐड किया। ये इसलिए ऐड किया गया है। आप एक लॉजिकली बात समझिए, जो शेयर होल्डर, जो बेसिकली जो कोई डायरेक्टर शेयर होल्डर की मीटिंग्स में डायरेक्ट एज अ डायरेक्टर प्रपोज हुआ है कि वो डायरेक्टर अपॉइंट हुआ है, पर वो उसको रिक्विजिट वोट नहीं मिली और वो बेसिकली रिजेक्टेड हो गया, उसका अपॉइंटमेंट क्या हो गया, रिजेक्टेड हो गया। ठीक है, तो उसके पास शेयर होल्डर का कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तो बोर्ड ऐसा तो नहीं कर सकता कि उसको दूसरे रूट से इसकी एक्सेप्शन में 161 में एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करके उस डायरेक्टर को बोर्ड पे लेके आ जाए। तो इसलिए ही बेसिकली इसको यहां से बाहर किया गया है कि power to appoint any person other than a person who fails to get appointed as a director in general meeting में, यानी कि जो जनरल मीटिंग में जिसका अपॉइंटमेंट रिजेक्ट हो गया है, तो वो उसको हम यहाँ पे लेके नहीं आ सकते, एज सिंपल। अब आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा। द आर्टिकल्स ऑफ कंपनी मे कन्फर ऑन इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये बातें क्लियर हो गई हैं। अदर देन अ पर्सन हु फेल्स टू गेट अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इन जनरल मीटिंग एज एन एडिशनल डायरेक्टर एट एनी टाइम, who shall hold office up to the date of the next AGM, next annual general meeting, or the last date on which AGM should have been held, whichever is early। अब इसके यहाँ टेन्योर की ही बात कर रहे हैं। अगेन वन पॉइंट यहाँ पे अभी रह गया था एलिजिबिलिटी से रिलेटेड। एलिजिबिलिटी में एक तो हमने यहाँ पढ़ लिया जो कि सेक्शन 161 सब सेक्शन 1 में लिखा हुआ है। दूसरी अगर मैं बात करूं सेक्शन 164, यानी कि 164 के किसी भी ग्राउंड में वो फॉल नहीं करना चाहिए। बेसिकली मैं बोलूं तो नॉट सफर फ्रॉम एनी डिस्क्वालिफिकेशन सेट आउट इन द एक्ट, यानी कि एक्ट के अंदर 164 में जो बेसिकली ग्राउंड्स हैं डिस्क्वालिफिकेशन के, उनमें वो डायरेक्टर नहीं फंसना चाहिए। यानी कि ऐसा ना हो कि वो इंसॉल्वेंट हो, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो, या फिर और भी जो डिस्क्वालिफाइड कन्विक्टेड हो मॉरल टर्पिट्यूड में, वो ऐसा डायरेक्टर भी नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली बेसिक प्रोविजन तो यही है ना डायरेक्टर की, ही शुड नॉट बी सफर फ्रॉम एनी ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन, जो कि 164 में मेंशन है। तो ना तो डिस्क्वालिफिकेशन हो, और 161 में जो लिखा हुआ है वो भी वो सेटिस्फाई करना चाहिए। अब हम टेन्योर की बात करते हैं। टेन्योर क्या कहता है एडिशनल डायरेक्टर का, ये थोड़ा मतलब प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं कहूंगा, थोड़ा इजी है। इसके ऊपर एक एमसी क्लैरिफिकेशन भी है हमारे हमारे पास, इसका थोड़ा एग्जांपल्स के साथ अच्छे से समझेंगे। मान लो मैंने नवंबर 2024 को अपना एडी अपॉइंट किया बोर्ड मीटिंग में। सभी को पता होगा, ये रिवीजन वीडियो है तो मैं मान के चलता हूँ सेक्शन 96 सबने पढ़ा हुआ है।
सेक्शन 96 में लिखा हुआ है कि कंपनी को बेसिकली एजीएम करानी होती है विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में 31 मार्च 2025 लेके चल रहा हूँ, और विद इन 6 में मुझे बेसिकली एजीएम अपनी करानी है 30 सितंबर 2025 तक। ठीक है, इसमें तो कोई इशू नहीं होगा आई थिंक, कि विद इन 6 मंथ में मुझे बेसिकली एक एजीएम अपनी करानी होती है। उसमें और भी टाइमलाइंस हैं एजीएम की सेक्शन 96 में, उसकी बात अभी नहीं करेंगे। अभी हम लेट अज्यूम ये मान के चल रहे हैं कि विद इन 6 मंथ में कंपनी को बेसिकली एक एजीएम करानी है 30 सितंबर। तो ये बोल रहे हैं सेक्शन 161 बोल रहा है, सब सेक्शन 1 ये बोल रहा है कि एडिशनल डायरेक्टर का जो टेन्योर होगा वो जहां से उसने अपॉइंट किया अप टू द नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग, यानी कि ये उसका टेन्योर रहेगा। ठीक है, अब मान लो लेट से कि एजीएम कंपनी ने नहीं कराई, उसको 99 में फाइन लग गया। किसी ईयर कंपनी ने एजीएम नहीं कराई और उसको 19 सेक्शन 99 में उसको फाइन लग गया। ठीक है, तो 161 सबसेक्शन 1 क्या बोलता है, लास्ट डेट ऑन विच एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड, यानी कि लास्ट डे जिस दिन मुझे एजीएम करानी थी उस दिन बेसिकली उसका टेन्योर क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। तो इसी डेट को उसका टेन्योर क्या हो जाएगा, यहाँ एक्सपायर कर जाएगा। लैप्स हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट डेट ऑन विच एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड, या फिर मैं बोलूं कि अप टू द एजीएम उसका रहेगा। अब मान लीजिए 30 सितंबर को मेरी मीटिंग थी, सुबह 9 बजे थी। ठीक है, तो क्या उसका टेन्योर एट द लास्ट कंक्लूजन तक रहेगा या कमेंसमेंट तक, यानी कि 9 बजे ही उसका टेन्योर एक्सपायर हो जाएगा। तो इस पे एमसीए का क्लैरिफिकेशन है, एमसीए बोलो या डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी पे, क्योंकि ये जो क्लैरिफिकेशन है वो ओल्ड एक्ट में आया था, 1956 में आया था। तो उस टाइम पे डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स था हमारे पास, उसका एक क्लैरिफिकेशन है कि जो उसका एडिशनल राइटर का जो टेन्योर है वो बेसिकली जब मीटिंग शुरू होगी वहीं पे ही उसका जो टेन्योर है वो लैप्स कर जाएगा। ठीक है, तो मैंने एमसीए क्लैरिफिकेशन भी यहाँ पे डाली हुई है। तो एमसी क्लैरिफिकेशन बोलती है वंस द प्रोसीडिंग ऑफ द एजीएम कमेंस द एडिशनल डायरेक्टर इज नो लॉन्गर इन द ऑफिस, यानी कि उसका ऑफिस वहीं एक्सपायर हो जाएगा। तो एक बार हम टेन्योर को यहाँ से भी पढ़ लेते हैं, एक्ट में क्या लिखा हुआ है कि who shall hold office up to the date of the next annual general meeting or the last date on which AGM should have been held whichever is earlier। ठीक है, यानी तो मुझे जब मीटिंग करानी थी तब मेरा टेन्योर, एजीएम करानी थी वहां पे मेरा टेन्योर एक्सपायर कर जाएगा। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है, ये तो कंपनीज एक्ट में ये बातें लिखी हुई हैं, पब्लिक कंपनी हो प्राइवेट कंपनी हो उसके लिए लिखी हुई है। हाँ, तो अगर मेरी कंपनी लिस्टेड है, लिस्टेड एंटिटी है और वो एनएससी और बीएससी पे लिस्टेड है, तो उसको सेबी एलओजीआर रेगुलेशन का कंप्लायंस करना पड़ेगा। तो रेगुलेशन नंबर 17(1)(c) कुछ अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर के बारे में बोलती है। क्या बोलती है वो हम देख लेते हैं, एक बार रेगुलेशन का ही रेफरेंस ले लेते हैं। रेगुलेशन क्या बोलती है, हम किसी पर्सन को कंटिन्यू करा सकते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे अपने। ठीक है, अगर वो पर्सन बेसिकली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपॉइंट किया है, ये बेसिकली बोर्ड मीटिंग में किया है, रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन से किया है, तो हम उसको कंटिन्यू करा सकते हैं, पर हमें उसको विद इन 3 मंथ्स में या फिर नेक्स्ट एंड जनरल मीटिंग में अप्रूवल लेना पड़ेगा।
तो बोलता है लिस्टेड एंटिटी shall ensure मैंडेटरी ensure that approval of shareholders for appointment or the reappointment of a person on the board of director or as manager is taken at the next general meeting or within a time period of 3 months from the date of the appointment whichever is earlier। यानी कि 3 मंथ्स के अंदर मुझे अप्रूवल लेना जरूरी है। मैक्सिमम 3 मंथ्स तक जाएगा। अगर विद इन 3 मंथ में कंपनी ने जनरल मीटिंग करा ली और उसमें अप्रूवल ले लिया तो वेल एंड गुड, पर उसका टेन्योर मैक्सिमम 3 मंथ ही रह गया, यानी कि 3 मंथ में तो अप्रूवल मुझे लेना ही है, जनरल मीटिंग करानी ही करानी है विद इन अ टाइम पीरियड ऑफ 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द अपॉइंटमेंट विच एवर सर। तो इसका अगर हम एक एग्जाम्पल कोट करें तो ये बोलता है अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर विद इन 3 मंथ्स में और नेक्स्ट जनरल मीटिंग विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूं इसका आपको। नवंबर 2024 में मैंने बोर्ड मीटिंग करी और उसमें एक एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर लिया। ठीक है जी। 30 सितंबर 2025 को मेरी एजीएम थी। ठीक है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये 161 सबसेक्शन 1 मुझे कहता है इसका टेन्योर अप टू द एजीएम रहेगा, अप टू द कमेंसमेंट ऑफ एजीएम रहेगा। एलओडीआर क्या बोलता है? एलओडीआर ये बोलता है विद इन 3 मंथ्स में, यहाँ पे यानी कि नवंबर है तो नवंबर दिसंबर जनवरी फेब्रवरी 2025 तक आपको अप्रूवल ले लेना है। अगर इसको कंटिन्यू कराना है तो डायरेक्टर को, एडिशनल डायरेक्टर को आपको, यानी कि एडिशनल डायरेक्टर का जब हम अप्रूवल लेंगे तो क्या वो नॉर्मल डायरेक्टर बन जाएगा और वो बोर्ड पे कंटिन्यू कर सकता है। पर यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि विद इन 3 मंथ्स में ही लेना है। आप एजीएम क्रॉस नहीं, मतलब एजीएम तक नहीं जा सकते, विद इन 3 मंथ में ही आपको अप्रूवल लेना। तो कहीं ना कहीं मैं बोलूं कि रेगुलेशन 17(1)(c) जो है वो हमारे सेक्शन 161 सब सेक्शन 1 से कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, क्योंकि 161 तो ये बोल रहा है कि एडिशनल डायरेक्टर का टेन्योर एजीएम तक जा सकता है। ठीक है, और रेगुलेशन 17(1)(c) क्या बोल रही है? विद इन 3 मंथ्स में या फिर विद इन 3 मंथ से पहले ही अगर कंपनी ने जनरल मीटिंग करा ली तो आप उसमें अप्रूवल लेके आओ। तो ये दोनों सेक्शन और रेगुलेशन क्या कर रही है? कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। तो सर क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन ये है कि प्रिवेल क्या करेगा? तो एलओडीआर प्रिवेल करेगा या कंपनीज एक्ट प्रिवेल करेगा? मेन क्वेश्चन ये है। तो इसमें मैं अगर बताऊं इंटरप्रिटेशन क्या निकल के आती है कि एलओडीआर प्रिवेल करेगा। एलओडीआर प्रिवेल क्यों करेगा? देखिए, लिस्ट ये जो रेगुलेशन सेबी एलओडीआर रेगुलेशन है वो स्पेसिफिक है लिस्टेड एंटिटीज के लिए, वो स्पेसिफिक रेगुलेशन है लिस्टेड एंटिटी के ऊपर एप्लीकेबल होती है। तो इसका बेसिकली कंपनीज एक्ट से ज्यादा प्रेसिडेंस है लिस्टेड एंटिटीज को लेकर। ठीक है, तो मैंने यहाँ एक नोट डाला है आपके लिए, लिस्टिंग रेगुलेशंस बीइंग इन द नेचर स्पेसिफिक रेगुलेशन एंडेमिक टू लिस्टेड एंटिटी, जो बेसिकली एप्लीकेबल किस पे होती हैं? लिस्टेड एंटिटीज के ऊपर एप्लीकेबल होती है। एंड दे शैल कैरी ग्रेटर प्रेसिडेंस एंड फोर्स ओवर द प्रोविजन इन दिस एक्ट, यानी कि लिस्टेड एंटिटी के स्पेशल प्रोविजंस क्या हैं अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर को लेकर, जो लिस्टेड एंटिटी के ऊपर भी चल रहे हैं, वो है एलओडीआर रेगुलेशंस में जो 17(1)(c) है। और जनरल प्रोविजन क्या है जो 161 में लिखा हुआ है? तो बेसिकली ये स्पेसिफिक स्पेशल रेगुलेशन है जो लिस्टेड एंटिटीज के ऊपर एप्लीकेबल होती है। तो ये ज्यादा फोर्स एंड प्रेसिडेंस क्रिएट करती है इन, अगर मैं लिस्टेड एंटिटी की बात करूं। आज भी अगर मैं अनलिस्टेड एंटिटी की बात करूंगा तो कंपनीज एक्ट ही प्रिवेल कर, कंपनीज एक्ट ही एप्लीकेबल है और कंपनीज एक्ट में हमें सेक्शन 161 सबसेक्शन 1 का ही कंप्लायंस करना होगा। ओके सर, ये बात हमें समझ आ गई। अब हम कुछ और बातें भी कर लेते हैं एडिशनल डायरेक्टर को लेकर। क्या ये एडिशनल डायरेक्टर जो है
वो डायरेक्टर रिटायर बाय रोटेशन कैटेगरी का हो सकता है? डायरेक्टर रिटायर बाय रोटेशन कौन से सेक्शन में दिया गया है कंपनीज एक्ट में? सेक्शन 152 सबसेक्शन 6। क्या ये उस कैटेगरी का हो सकता है? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि जो डायरेक्टर रिटायर बाय रोटेशन होते हैं वो बेसिकली जनरल मीटिंग में अपॉइंट होते हैं। उसका आप जब 152 सबसेक्शन 6 पढ़ेंगे तो वहां साफ साफ लिखा हुआ है डायरेक्टर रिटायर बाय रोटेशन वो वाले डायरेक्टर्स होते हैं जो बेसिकली जनरल मीटिंग से अपॉइंट होके आते हैं। तो एडिशनल डायरेक्टर जो है वो मेरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने या तो बोर्ड मीटिंग में अपॉइंट किया है या रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन से अपॉइंट किया है। तो ये डायरेक्टर वो है ही नहीं जो 152 सबसेक्शन 6 वाली कैटेगरी में फॉल करता है, यानी कि मैं बोलूँ तो डायरेक्टर रिटायर बाय रोटेशन वाली कैटेगरी का हो, तो ये वो नहीं हो सकता। तो उसको हम बेसिकली उस परव्यू से बाहर रखते हैं। अब एक लास्ट पॉइंट आ जाता है इक्विवेलेंट टू अदर डायरेक्टर, यानी कि ये जो एडिशनल डायरेक्टर है क्या वो मतलब उसके पास कुछ स्पेशल पावर्स हैं या बेसिकली जो एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स हैं उससे लेस पावर्स हैं? तो आंसर इज नो। ना तो इसके पास कोई स्पेशल पावर है ना इसके पास कोई इंफीरियर पावर है। बोलते हैं there is no difference between the additional director and director appointed by the company in AGM and AD cannot be considered as inferior, यानी कि ना तो हम उसको inferior ट्रीट करेंगे ना ही उसके पास कोई स्पेशल पावर्स हैं। He has as much authority as any other director has. Only difference is the terms and continuance will depend upon the approval of the shareholder. अब ये क्या है कि डिफरेंस क्या है? टर्म्स एंड कंडीशंस विल डिपेंड अपॉन द अप्रूवल ऑफ शेयरहोल्डर। ये वही बात बोल रहा है कि अगर कंपनी ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कोई एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट किया है तो उसका टेन्योर एजीएम तक जाता है। ये हमने बेसिकली बातें क्लियर कर ली। उसका टेन्योर कहां तक होता है? अप टू द कमेंसमेंट ऑफ एजीएम तक होता है। उसके बाद अगर कंपनी उसको कंटिन्यू कराना चाहती है तो बेसिकली एजीएम में क्या है, हमें शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना पड़ेगा, तो वो नॉर्मल डायरेक्टर बन जाता है। तो उसका चेंज इन बेसिकली अगर प्रैक्टिकली लैंग्वेज में बोलूं तो उसका चेंज इन डेजिग्नेशन कर देते हैं और एडिशनल डायरेक्टर से वो नॉर्मल डायरेक्टर बन जाता है। तो वो बोर्ड पे कंटिन्यू कर सकता है। लिस्टेड एंटिटी के केस में मुझे विद इन 3 मंथ्स में अप्रूवल लेके आना ही पड़ेगा, तो वो नॉर्मल डायरेक्टर हम उसको कंटिन्यू करा सकते हैं बोर्ड के ऊपर। और एक केस ऐसा भी हो सकता है कि शेयर होल्डर अप्रूवल ना करें और वो रिजेक्ट उसका अप्रूवल हो जाए या फिर बेसिकली वो प्रपोज ही ना हो, उसका टेन्योर वहीं एक्सपायर हो जाए। तो बेसिकली उसका टेन्योर वहीं एक्सपायर हो जाएगा और वो फिर नॉर्मली कुछ नहीं होगा, उस केस में कोई भी रिजोल्यूशन प्रपोज नहीं होगा और एग्जिस्टिंग बोर्ड कोई शेयर होल्डर अप्रूवल लेके आ सकता है। तो ये था प्रोविजन एडिशनल डायरेक्टर के बारे में। हमने बिल्कुल बेयर एक्ट की लैंग्वेज को एक एक लाइन में एक एक पैरा में हमने यहाँ पढ़ लिया है कि द आर्टिकल्स ऑफ अ कंपनी में कॉन्फर इन आर्टिकल से बेसिकली पावर आई है। उसके टेन्योर के बारे में पढ़ा, उसकी अथॉरिटी कहाँ से डायरेक्टर्स को मिली है, मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट क्या है, हमें एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट करने की जरूरत क्यों पड़ी। ये सारे टॉपिक्स हमने सेक्शन 161 सबसेक्शन 1 के पढ़ लिए हैं। होप यू आर लाइकिंग दिस वीडियो।